फ्रेंड्स, आज हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पर राष्ट्र नीति पर विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। कौटिल्य ने भी मनु की तरह यह माना है, राजा को अपने अधिक से अधिक दोस्त बनाना चाहिए, कम से कम दुश्मन बनाना चाहिए। राज्य का जो सीमावर्ती राज्य होता है वो हमेशा शत्रु ही होता है, ऐसा माना गया है। कौटिल्य ने भी मनु की तरह परराष्ट्र नीति संचालन की 3 सिद्धांत बताए गए हैं। इनमें पहला सिद्धांत है मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत राजा की ये जिम्मेदारी है कि अपने पड़ोसियों के साथ, सीमावर्तियों के साथ अच्छे व्यवहार करे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने अधिक से अधिक दोस्त बनाने का प्रयास करे। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कौटिल्य ने 3 प्रकार के राजाओं की बात की है। नंबर 1 है राजा। नंबर 2 कौटिल्य ने 3 प्रकार के राजाओं की बात की है। एक पहला जो बात की है वो विजिगीषु राजा की बात की है, जिसको विजय प्राप्त करने की इच्छा है, वो विजिगीषु राजा। दूसरा है मध्यम राजा, जिसको एक सभी राज्यों से एक समानांतर दूरी बनाकर रखता है, सबसे अपने संबंध अच्छा बनाने का प्रयास करता है। तीसरा है उदासीन राजा, जिसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इस तरह से उदासीन राजा मानते हैं। तो यहाँ पर मंडल सिद्धांत की जो बात की गई है वह विजिगीषु राजा को लेकर के बात की गई है। वह विजिगीषु राजा को लेकर के बात की गई है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम विजिगीषु राजा। ये विजिगीषु राजा, जो विजिगीषु राजा के आगे की तरफ होते हैं उनका वर्णन करते हैं। आगे की विजिगीषु विजिगीषु आगे को क्या है? विजिगीषु राजा के आगे की तरफ इनसे सीमाएं जुड़ी हुई हैं, वो सिद्धांत रूप से अरी होता है, शत्रु नहीं होता है। इसके बाद मित्र आते हैं, इसके बाद अरी मित्र आते हैं, ये भी अरी में शामिल हो गया। इसके बाद मित्र आते हैं, ये भी मित्र में शामिल हो गया। और ये अरी मित्र ये जो आता है 5 नंबर पर, ये भी अरी में शामिल हो गया। और कुल संख्या है जो पीछे की तरफ है।
जो पीछे की ओर है पार्श्विग्राह, आक्रांता, पार्श्विकानुसार और आक्रांतानुसार, ये भी उसी तरह हैं। जो पीछे की तरफ राज्य की सीमा मिली हुई है वो अरि रूप में पार्श्विकानुसार मानते हैं, ग्रह मानते हैं, और जो उसके बाद जो है वो आक्रांत मित्र के रूप में मानते हैं। उसके बाद जो कुछ है वो पार्श्विकानुसार मित्र अरि मित्र हो गया और आक्रांत अनुसार वो मित्र मित्र हो गया। इस तरह की संख्या 5 हो जाती है। हो जाती है। 2 राजा और बच जाते हैं। इस प्रकार इनकी संख्या 2 हो जाती है। इस प्रकार कुल 12 हो जाते हैं। जैसे इस तरह से इनकी संख्या 12 हो जाती है। हो जाती है। मॉडल का अनुसार इस प्रकार मंडल सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की 72 सिमिलिट्यूड प्रकृतियां पाई जाती हैं। आगे जो दूसरा सिद्धांत आता है, मंडल सिद्धांत की बात हुई, आगे जो दूसरा सिद्धांत आता है वो है षड्गुण नीति सिद्धांत आता है। षड्गुण नीति सिद्धांत के अंतर्गत 6 सिद्धांत माने जाते हैं। सिद्धांत माने जाते हैं। इसके अंतर्गत सिद्धांत है संधि, दूसरा सिद्धांत है विग्रह, तीसरा सिद्धांत है न्याय, हमारा सिद्धांत है आसन, दूसरा सिद्धांत है
नीति सिद्धांत के अंतर्गत 6 सिद्धांत माने जाते हैं। पहला सिद्धांत है संधि, दूसरा विग्रह, अफ्रीयान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। संधि के अंतर्गत कुछ शर्तों के साथ एक राजा दूसरे राजा के साथ संधियां कर लेता है और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं। विग्रह के अंतर्गत एक राजा दूसरे राज्य के अब कार्य करता है, बिगाड़ खाता बोलते हैं, सीधी बोल सकते हैं। यान का मतलब है अभियान तय कर देना, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई कर देता है, आक्रमण कर देता है। सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो आसन सिद्धांत है। उचित परिस्थिति उचित समय आने तक, भौगोलिक स्थितियों के आपके फेवर में होने तक आप आसन लगा के चुपचाप बैठे रहो और उचित समय का इंतज़ार करते रहो। उचित समय आने पर कार्रवाई को आगे बढ़ाना आसन के रूप में माना जाता है, आसन के रूप में माना जाता है। संश्रय के अंतर्गत कोई दुर्बल राजा अपने से अधिक शक्तिशाली राजा के यहाँ आश्रय लेता है, अपने प्राणों के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए इस शक्तिशाली राजा के यहाँ जाकर के आश्रय लेता है, उसको हम संश्रय कहते हैं। द्वैधी भाव के अंतर्गत कौटिल्य के मत मनु और शुक्र दोनों से अलग हैं। द्वैधी भाव के अंतर्गत मनु और कौटिल्य से अलग हैं। मनु के अनुसार तो ये है सेना को 2 भागों में बांट लेते हैं, एक भाग युद्ध के मैदान में रहेगी और दूसरी सेना का दूसरा भाग वो किले में रहेगा। परंतु कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के शास्त्र में द्वैधी भाव का कोई अलग ही मतलब निकाला गया है। उसके अंतर्गत संधि और विग्रह दोनों को साथ साथ लेकर चलने की बात की है और जिससे भी काम हो जाए, जिससे भी आपके राष्ट्रीय हित में वृद्धि हो जाए, अभिवृद्धि हो जाए, वो काम करना चाहिए। इस तरह से द्वैधी भाव की बात की गई है। दूसरा सिद्धांत ये हुआ। तीसरे सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तीसरे सिद्धांत की बात कर लेते हैं, वो है उपाय सिद्धांत। मनु की तरह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी उपाय सिद्धांत बता गए हैं। उपाय के अंतर्गत 4 नीतियां बताई गई हैं। पहला है साम, दाम, भेद, दंड। साम, दाम, भेद, दंड। इसके अंतर्गत यह माना गया है आपको अपने हितों में अभिवृद्धि करने के लिए किसी दूसरे राजा का सम्मान करना, उसकी स्तुति करना, उसको भोज देना, उसका स्वागत सत्कार करना, ये सारी बातें साम के अंतर्गत आ जाती हैं। अगर साम से ही आपके राष्ट्रीय हितों में वृद्धि हो जाती है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। सम्मान करना एक अच्छी बात है, चाहे वो सम्मान माला पहना के भी हो सकता है, चाहे वो खाना खिला के भी हो सकता है, चाहे स्तुति गान करके भी हो सकता है। सम्मान करके या उसके स्वागत करके अपने कार्यों कर लेते हैं, अपने कार्यों में सिद्धि कर लेते हैं, अपने हितों में वृद्धि कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये भी नहीं होता है तो दान की बात आती है। किसी को दान दे करके, धन दे करके या कोई उपकार करके अपने हितों में वृद्धि करने का प्रयास भी किया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है भेद आता है। यदि आपका साम सिद्ध काम नहीं हो रहा है, साम भी नहीं हो सकता, आपको दाम नहीं हो सकता, तो राजा को भेद डालने का प्रयास करना चाहिए। भेद उसके मंत्रियों में भेद डालने का प्रयास करना चाहिए, उसके कर्मचारियों में भेद डालने का प्रयास करना चाहिए, शत्रु राजा के कर्मचारियों में और मंत्रियों में भेद डालने का प्रयास करना चाहिए। वहाँ की जनता में भी कुछ इस तरह का भेद डालने का भी प्रयास करना चाहिए। चौथा और आखिरी जो नीति आती है वो दंड की आती है। यदि ऊपर के तीनों उपाय बेकार हो जाएं और वो काम न करें, ऐसी स्थिति में दंड की नीति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि राजनीति की अंतिम जो चाल होती है वो दंड नीति होती है। और दंड नीति के अंतर्गत 2 बात आती हैं, बल प्रयोग की धमकी और वास्तविक बल प्रयोग दोनों ही शामिल हैं।
यदि शत्रु राजा आपके अनुकूल व्यवहार नहीं कर रहा है तो आपको दंड की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। उसको पहले उसको धमकी भी देनी चाहिए, दंड प्रयोग की धमकी भी देनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर दंड का वास्तविक प्रयोग भी करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र में परराष्ट्र नीति के संचालन के बारे में हमने बात की। आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा। अब हम थोड़ी सी दूत की व्यवस्था की बात कर लेते हैं, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन का, परराष्ट्र नीति के संचालन का यह एक सैद्धांतिक आयाम हुआ। जहाँ तक व्यवहार का आयाम का सवाल है उसके अंतर्गत दूत व्यवस्था भी आती है, गुप्तचर व्यवस्था भी आती है, युद्ध भी आता है। वो हम कल की बात करेंगे। आज मैं अभी आपको दूत व्यवस्था के बारे में बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों या परराष्ट्र नीति के संचालन में दूत व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसको दूत कहा जाता है। दूत राजा का मुख होता है। दूत राजा का मुख होता है। दूत वह व्यक्ति है जो किसी भी राज्य के साथ संधि भी करा सकता है और विक्रय भी करा सकता है। दूत वह व्यक्ति है। अब दूत की योग्यताओं के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। कौटिल्य ने दूत की नियुक्ति के संबंध में भी कुछ बातें की है। दूत की नियुक्ति पर सतर्कता पूर्वक कर लेनी चाहिए और दूत की योग्यता और निष्ठा को अच्छी तरह समझने के बाद एवं मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद उनकी सिफारिशों के आधार पर दूत की नियुक्ति करनी चाहिए। दूत की योग्यताएं भी हो सकती हैं। दूत साहसी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए। दूत में निर्भीकता होनी चाहिए। दूत में निर्भीकता होनी चाहिए। दूत में स्त्री अनासक्ता होनी चाहिए। मद्यपान अनासक्ति होनी चाहिए। अनासक्ति होनी चाहिए। इस तरह से अनासक्ति होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है उसको परिस्थितियों को समझने की सामर्थ्य होनी चाहिए। परिस्थितियों को भागना आना चाहिए थोड़ा सा। ये दूध हुई, दूध की बात हुई तो उसकी योग्यता हो गई। दूध के तीन प्रकार यहाँ पर माने गए हैं। दूध के प्रकार 3 प्रकार में माने गए हैं। नंबर 1,
यहाँ तक आ रही है तुम्हें या रही नहीं हो रही? अरे यहाँ तक निष्ठार्थ का सवाल है वह अमात्य ये सभी गुण उसमें होने चाहिए। अमात्य जहाँ तक निष्ठार्थ युद्ध का सवाल है उसमें अमात्य के सभी गुण होने चाहिए और संधि करने का अधिकार भी होना चाहिए। परिमितार्थ के अंतर्गत परिमितार्थ के अंतर्गत उस दूत में अमात्य के कुछ गुण मौजूद होने चाहिए, ऐसा समझौता करने का अधिकार होना चाहिए इसके लिए उसको ऑथराइज किया गया हो। तीसरे नंबर का जो आता है शासनहार, आ जाओ